हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जीके। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सल्फर का उपयोग किया जाता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में या फिर उपयुक्त सभी में। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। डायनामाइट, गन पाउडर और बारूद तीनों में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फर का आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका परमाणु क्रमांक है 16। ठीक है, और सल्फर का प्रयोग ब्यूटी पार्लर में भी किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में बालों को स्टाइलिश करने के लिए, जो हेयर होता है उसको स्टाइलिश करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ सल्फर का उपयोग जो होता है ये रंग उद्योग में, जहाँ पे कलर बनता है, रंग बनता है, उन फैक्ट्रियों में उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ जीवाणुओं और कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। और सल्फर जो ये नाम लिया गया है ये किस भाषा से है? तो ये लैटिन भाषा से है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है कि सल्फर जो तत्व है उसका सल्फर नाम किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है लैटिन से, इसको याद रखिए, लैटिन भाषा से। उसके बाद सल्फर से एक दवा बनाई जाती है जिसका नाम है सल्फर ड्रग। इसका काम क्या होता है? ये घावों को सुखाने और दस्त को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गे-लुसाक का नियम या फिर एवोगाड्रो का परिकल्पना। ठीक है, आपको बताना है कि यह नियम किसका है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। एवोगाड्रो का नियम है ये। ठीक है, एवोगाड्रो ने क्या बताया था कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु, और 1 ग्राम जो परमाणु होता है उसको 1 मोल भी कहा जाता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 1 मोल। तो इसका नियम यह है कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु कहिए या फिर 1 मोल कहिए में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस जो होती है उनके 1 मोल अगर गैस लिया जाए तो उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 गुणे 10⁻23। तो इतने परमाणु होंगे 1 मोल में। किसी भी तत्व का 1 मोल लिया जाए किसी भी गैस का तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी? 6.022 गुणे 10⁻23। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ये पूछता है कि एवोगाड्रो का जो परिकल्पना है उसमें उसका मान कितना होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इसको एन से, कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? मतलब कि किस चीज़ की कमी हो जाने से कुपोषण हो जाता है? विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की या फिर प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से हो जाता है कुपोषण रोग। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो इसने किया जे बर्जीलियस। ठीक है, जे बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जनरली पूछ लिया जाता है, रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। एक और क्वेश्चन होता है कि विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनाल है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद विटामिन बी का रासायनिक नाम। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार या फिर घनत्व। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। घनत्व जो होता है यह प्रभावित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट
या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि दांत और हड्डियाँ इसी से बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अम्ल का उपयोग निर्जलीय कारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। किस अम्ल का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, या फिर नाइट्रिक अम्ल का। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलेय यानी कि सॉल्यूट को विलयन सॉल्यूशन से पृथक किया जा सकता है किस प्रक्रिया द्वारा? निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा, या फिर अवसादन द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वाष्पीकरण द्वारा विलेय से विलयन को पृथक किया जा सकता है यानी कि अलग किया जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल जो पृथ्वी से निकाला जाता है, वह किस चट्टान से निकाला जाता है? तो अवसादी चट्टानों से, जो पृथ्वी के अंदर होती हैं अवसादी चट्टानें, उससे निकाला जाता है पेट्रोलियम। इसको किस प्रक्रिया द्वारा इसको पृथक किया जाता है, साफ किया जाता है? तो ये क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोलियम को पृथक किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या बनता है? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, या फिर आसवन। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण द्वारा समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है। समुद्र, मान लीजिए ये समुद्र है, तो इसके किनारे एक बना दिया जाता है गड्ढा, और पानी जब लहरें आती हैं तो इस गड्ढे में पानी भर जाता है और लहरें फिर वापस चली जाती हैं। उसके बाद जब धूप होता है तो इस गड्ढे से पानी जो होता है भाप बन के उड़ जाता है और नमक इसमें बच जाता है, नमक का क्रिस्टल इसमें प्राप्त हो जाता है। तो वाष्पीकरण विधि से समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक नमक हमारे देश में किस राज्य में निकाला जाता है? तो पूरे देश का 30% नमक जो होता है वो गुजरात में निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, ये तो भाई बिल्कुल सही है। उसके बाद है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। भार होता है mg, अगर m बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, m घटेगा तो भार घटेगा, तो ये तो प्रभावित करता है, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन उसमें देखते हैं, अगला कथन क्या है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, ये भी सही है। और उसके बाद है, किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही ओर अस्थायी रहता है, मतलब एक समान रहता है, तो यही कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी का जो कथन है यह गलत है। द्रव्यमान तो हमेशा एक समान रहता है, लेकिन भार जो होता है ये पृथ्वी पर हमेशा चेंज होता रहता है, जगह जगह इसका मान अलग अलग होता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जो पृथ्वी त्वरण जी है, स्मॉल जी, इसका मान बदलता रहता है। ध्रुवों पर ज़्यादा होता है और बाकी भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है, यह गलत है। चलिए, अलैंगिक प्रजनन होता है पौधे में, अधिक विकसित जानवर में, कम विकसित जानवर में, या कम विकसित जानवरों और पौधों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वाष्पन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? द्रव का तापमान, द्रव का क्षेत्रफल, द्रव का पृष्ठीय फैलाव, या द्रव का द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। जो द्रव्यमान होता है लिक्विड का, द्रव का,
उस पर वाष्पन क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी मात्रा पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति पर क्या परिणाम बढ़ती है, मतलब मुद्रास्फीति से क्या प्रभाव होता है। मूल्य कम हो जाते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ती है, मूल्य में वृद्धि होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मार्केट में मूल्य वृद्धि हो जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे हल्का है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर ड्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का होता है, और सबसे भारी कौन होता है, तो न्यूट्रॉन होता है सबसे भारी, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है, ठीक है, उदासीन होता है न्यूट्रॉन पे, कोई इस पे आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पे कितना होता है, तो इस पे होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका उल्टा होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन में जलता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, फास्फोरस, लोहा, सोडियम या फिर गंधक। आपको बताना है कि कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, कब, जब ऑक्सीजन में वो जलता है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा सोडियम, ठीक है। और सोडियम ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से भी काट सकते हैं बड़े आराम से, बहुत ज़्यादा नरम होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। और सोडियम को किस में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में नहीं होता है ऑक्सीजन, और ये सोडियम क्या करता है, ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी से क्रिया करके जल उठता है, तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं, मतलब जो वाद्य यंत्र होते हैं जो बजाया जाता है, तो आपको बताना है पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तबला बजाते हैं, सरोद, वायलिन या फिर संतूर। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, संतूर बजाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भंगड़ा या फिर चांग। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा, मणिपुरी जो है यह एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1991 में, 1995 में, 1997, 1999 में। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, 1995 में। 1995 में जो विश्व व्यापार संगठन है यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1995 में, ठीक है। और कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये है स्विट्जरलैंड में, और उसकी राजधानी जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू लाइव्स किसने लिखी है। टू लाइव्स एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, विक्रम सेठ ने, किरण देसाई ने, अरुंधति राय ने या खुशवंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, विक्रम सेठ ने इसको लिखा है, टू लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। आपको बताना है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, आगरा में, लखनऊ में, पटना में या फिर इलाहाबाद में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों पर वहाँ स्थित है, लखनऊ में, ठीक है। और लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। और एक लखनऊ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है गोमती नदी के किनारे, इसको आप याद रखें, गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, ठीक है। पेठा नगरी पूछता है कि पेठा नगरी किसे कहा जाता है, तो आगरा को कहा जाता है पेठा नगरी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है यमुना नदी के किनारे, ठीक है। और इसको बसाया कौन था, आगरा को किसने बसाया था,
कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो सिकंदर लोदी जो था उसी ने आगरा को बसाया था। ठीक है। पटना का पुराना नाम भी पूछता है, तो क्या नाम था इसका? तो पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। पटना किस नदी किनारे स्थित है? तो पटना जो है ये गंगा नदी किनारे स्थित है। उसके बाद इलाहाबाद, तो ये गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है इलाहाबाद, जिसका प्रयागराज नाम कर दिया गया है। तो ये थे जीके और जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।